हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर क्लास 11th में एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 अध्याय करा रखा है और बाकी क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का भी ज्योग्राफी हमने पूरा कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? बताना है निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। विकल्प में है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। विकल्प नंबर सी सही होगा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी की आंतरिक भाग का पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, सतह पर आ जाता है, जिसका सीधे विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। जबकि याद रखिएगा कि भूकंपीय तरंगे यह एक अप्रत्यक्ष साधन है। वैज्ञानिक इन तरंगों की पृथ्वी के भीतर से गुजरने के तरीके का अध्ययन करके आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे अप्रत्यक्ष साधन है, जबकि ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रत्यक्ष साधन है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बताना है। विकल्प में है 6350 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 7370 किलोमीटर या फिर 8370 किलोमीटर। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, औसत त्रिज्या आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इस चित्र में, मानचित्र में, ये है आपका केंद्र। ठीक है, ये केंद्र होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ से इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सब समझ सकते हैं। भूमध्य रेखीय जो त्रिज्या है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या लगभग कितना है? 6378 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो थोड़ा सा अधिक है ना। कितना है तो याद रखिएगा 6378 है किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय त्रिज्या आप कह सकते हैं, यहाँ पे ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ से यहाँ की लेंथ या यहाँ से यहाँ की लेंथ बराबर होगा, जो कि 6357 किलोमीटर है। 6357 किलोमीटर। ठीक है, औसतन पूछा जाए तो आप कहेंगे कि औसत त्रिज्या पृथ्वी की 6371 किलोमीटर है, जो कि आसपास में आप देख सकते हैं। विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो औसत त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या जो है वो 6357 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखीय त्रिज्या आपका 6378 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपका, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर खाली स्थान होता है। बताना है अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर खाली स्थान होता है, कितने डिग्री के कोण पर होता है? 180 डिग्री के कोण पर, या फिर 90 डिग्री के कोण पर, या फिर 40 डिग्री के कोण पर, या फिर इनमें से सभी। विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा बी विकल्प, 90 डिग्री के कोण पर। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, और भी कुछ समझते आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र, जिसे फोकस भी कहते हैं, इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र या फिर एपीसेंटर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एपीसेंटर क्या है, अधिकेंद्र क्या है। तो भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है, एपीसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले कहाँ महसूस किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा अधिकेंद्र पर। ठीक है ना।
और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। ठीक, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला सवाल है, सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है? बताना है अभी तक कि सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है। विकल्प में है 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, सबसे गहरा प्रवेदन की गहराई अभी तक जो किया गया है वो है 12 किलोमीटर लगभग कह सकते हैं, या फिर अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 12.24 किलोमीटर का गहराई किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? आर्कटिक सागर में। ठीक है ना, याद रखिएगा आर्कटिक सागर में, महासागर कह सकते हैं, आर्कटिक महासागर में इसकी गहराई की गई प्रवेदन किया गया है, जो कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप डेटा याद रखिएगा, किनके द्वारा और कहाँ पे। देख लीजिए, ये कोला जगह है ना, कोला सुपर डीप बोरहोल सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया यह वैज्ञानिक मिशन अब तक का सबसे गहरा मानव निर्मित प्रवेदन है, जो 12,262 मीटर लगभग 12.26 किलोमीटर की गहराई तक ये पहुंचा था। ठीक है, वैसे आप देखेंगे जनरली साउथ अफ्रीका में जो सोने के खाने हैं वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक खनन करके प्रवेदन करके सोना निकाला जाता है। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो कोशिश की है अभी तक, जो अधिकतम गहराई तक पहुँचे हैं वो है 12.26 किलोमीटर, जो कि आर्कटिक महासागर में है, और ये सोवियत संघ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। चलें अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भूगर्भ में मैग्मा का जमाव जब तस्तरी के आकार में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सवाल है, भूगर्भ में मैग्मा का जमाव जब तस्तरी के आकार में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प में है लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ या फिर डाइक। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी, लेपोलिथ। ठीक है ना, बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, मैग्मा का जमाव जब निचली परत कमजोर होने के कारण तस्तरी, जिसे अवतल के आकार में भी हो सकता है, इसे ही लेपोलिथ कहा जाता है। क्या याद रखना है कि मैग्मा का जमाव जब निचली परत कमजोर होने के कारण तस्तरी या फिर अवतल के आकार में होता है तो इसे लेपोलिथ कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यही है अवतल की तरह, ये वाला जो दिख रहा है डायग्राम अवतल दर्पण की तरह है ना, तो इसे ही कहा जाता है लेपोलिथ कहा जाता है। ठीक, आगे और भी समझिए। यहाँ पे देखिए, एक है लेपोलिथ, एक है लैकोलिथ, फैकोलिथ और एक है डाइक। सबसे पहले देखें लेपोलिथ क्या है। कहता है मैग्मा का जमाव जब निचली परत कमजोर होने के कारण तस्तरी या फिर अवतल के आकार में होता है तो इसे लेपोलिथ कहा जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला लेपोलिथ है। ठीक है, वहीं बात करें हम यहाँ पे लैकोलिथ के बारे में तो आप देख सकते हैं ये आपका जो दिख रहा है ना, ये वाला लैकोलिथ है ये। ठीक है, ये लैकोलिथ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यह गुंबदा आकार का होता है जब मैग्मा ऊपर की ओर परत के उठाकर जमा होता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर परत को उठाकर जमा होता है, देखिए ना गुंबदा आकार का है, जैसा ये गुंबद जैसा है ना, ये इसे क्या कहा जा रहा है, लैकोलिथ। ठीक है, एक आपका यहाँ पे देखेंगे तो डाइक भी है। ठीक है, डाइक क्या कहता है कि यह क्षैतिज दरारों में लगभग लंबवत रूप से जमा होता है ना, यह क्षैतिज दरारों में लगभग लंबवत इस तरीके से जमा होता है जो दीवारों के समान दिखाई देता है। देखिए ये वाला डाइक जैसे दीवार जैसा दिख रहा है, ये वाला दरार है यहाँ पे और इसी तरह से जमा होता है ये वाला। देखिए ये भी तो डाइक ही है, ये भी डाइक है ना, तो इसे डाइक कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? सवाल है, पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? विकल्प में है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर। इस सवाल का जवाब देने के लिए अगर हम साइंस की दुनिया में थोड़ा सा जाएं तो याद होगा फोर्स इक्वल टू होता है, एक नियतांक होता है जी, कैपिटल जी, और होता है m1 इंटू m2 और नीचे होता है r का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस। अगर देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो बल फोर्स घट जाएगा। ठीक है, और अगर यदि हम इसे कम करें, अगर इसे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, और अगर इसे हम कम करते हैं तो ये बढ़ जाएगा।
ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल सा। ठीक है, क्या याद रखना है यहाँ पे कि रेडियस अगर अधिक होगा तो बल कम होगा, रेडियस कम होगा तो बल अधिक होगा। अब ज़रा सोचिए कि पृथ्वी के धरातल पर हम आते हैं तो अगर आप देखेंगे तो रेडियस कौन वाला अधिक होगा? देखिए एक ये वाला होगा, है ना। ये तो कर्क रेखा और मकर रेखा तो हो, ये सवाल ही नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे सिर्फ भूमध्य रेखा और ध्रुव पर। तो ध्रुव पर क्या होगा? ध्रुव पर अब देखेंगे तो यहाँ से इसका जो रेडियस है कम होगा, और यहाँ पे देखेंगे ये भूमध्य रेखीय पर देखेंगे तो ये रेडियस इसका अधिक होगा। तो हमने क्या कहा कि जिसका रेडियस कम होगा उसका बल अधिक होगा। तो पूछा है कि अधिक बल, तो अधिक बल किस में होगा? जिसका रेडियस कम होगा। तो रेडियस कम किसका है? भूमध्य रेखा का या ध्रुव पर? ध्रुव वाला। तो देखेंगे कि ध्रुवों पर यानी कि ध्रुव का जो रेडियस है वो कम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका बल क्या होगा? यहाँ पे अधिक होगा। विकल्प नंबर क्या सही होगा? यहाँ पे सी सही होगा। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ देखने को मिलेगा? ध्रुवों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, मेंशन किए हैं हम, देखिएगा कि पृथ्वी ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी चपटी होती हैं, इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होती है। ध्रुवों के विपरीत भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है। अगर त्रिज्या अधिक होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स कम होगा, वहाँ पे बल कम लगेगा। ठीक है, और अगर रेडियस कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादा की तो बात हुई है कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ मिलेगा देखने को? तो ये मिलेगा ध्रुवों पर, क्योंकि रेडियस कम है। ठीक है, रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप चाहें तो दो पिंडों के बीच भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी लगाइए और इसको चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आप चाहें तो बल निकाल सकते हैं यहाँ से। एक नियतांक जो होता है वो बैठाइए यहाँ पे। नियतांक कितना होता है? नियतांक होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा चले गए हम विज्ञान की भाषा में समझाने के लिए। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी दक्कन ट्रैप की शैल समूह उद्गार का परिणाम है? बताना है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी दक्कन ट्रैप की शैल समूह उद्गार का परिणाम है? शील्ड, मिश्र, प्रवाह या फिर कुंड? सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, प्रवाह। याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप की शैल समूह प्रवाह ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। यह एक प्रकार का बाह्य बेसाल्ट ज्वालामुखी विस्फोट है जिसमें अत्यधिक तरल लावा लंबी दूरी तक फैलकर बेसाल्ट की कई परतों का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही है। ये भी याद रखिएगा, प्रवाह ज्वालामुखी में तरल लावा बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है और दूर तक फैल जाता है। ठीक है ना। और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि दक्कन ट्रैप के बारे में कि दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानों की मोटी परतें इसी तरह के ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनी। शील्ड और मिस्र की ज्वालामुखी क्या है? तो ये शील्ड और मिस्र ज्वालामुखी की तुलना में यह उद्गार अधिक विशाल और तरल होता है, जिससे यह पठारों का निर्माण हो करता है। ठीक है, तो पठारों का निर्माण कैसे होता है? तो शील्ड और मिस्र ज्वालामुखी से होता है। ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ऊपरी व निचले मेंटल, भूपटल क्रूड, या फिर भूपटल व ऊपरी मेंटल, या फिर मेंटल और क्रूड? देखिए बात हो रहा है यहाँ पे स्थल मंडल का, तो स्थल मंडल कभी क्रूड को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्रूड है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा बचा? विकल्प नंबर ए बचा और सी बचा। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, निचले मेंटल को हम ले सकते हैं क्या? कभी नहीं। विकल्प नंबर क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। भूपटल, क्रस्ट और ऊपरी मेटल को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, या फिर इसको स्थल मंडल से वर्णित किया जा सकता है। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका लोअर मेटल, है ना, ये लोअर मेटल और ये हो गया आपका ऊपरी मेटल। ठीक है ना, हाँ ऊपरी मेटल, ये ऊपरी मेटल हो गया आपका, और ऊपर वाला ये क्रस्ट हो गया। तो ये हम लोग इसे ये स्थल मंडल को वर्णित कर सकते हैं। निचला मंडल नहीं ले सकते हैं। सोचिए क्रस्ट ऊपर वाला भाग और ये निचला वाला भाग, और बीच में गैप बच जाएगा आपका अपर मेटल। तो क्या जो गैप बचा करके ऊपर नीचे लेकर के कह सकते हैं स्थल मंडल? कभी नहीं। ठीक है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। कॉन्सेप्ट तो ही कहता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है जिसमें संपूर्ण भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग शामिल है। ठीक है, वही बात हमने किया वहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, या फिर
उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, पी तरंगे। पी तरंगे जिसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती हैं जो ठोस, तरल और गैसों से गुजर सकती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में गुजर सकती हैं। ठीक है, ये संपीड़न और विरलता उत्पन्न करती हैं जिससे चट्टानें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी यस तरंगों के बारे में याद रखिएगा कि ये तरंगे संपीड़न और फैलाव नहीं लाती हैं, बल्कि ये चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती हैं जो तरंगों की गति की दिशा के लंबवत होती हैं, जिससे उभार और गर्त बनते हैं। ठीक है, वही बात करें धरातलीय तरंगे के बारे में, तो ये सतह पर फैलती हैं और संरचनाओं के लिए सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये सतह पर फैलती हैं और संरचनाओं के लिए सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये भी संकुचन और फैलाव ला सकती हैं, लेकिन पी तरंगों के विपरीत उनका प्रमुख प्रभाव सतह पर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? विकल्प नंबर ए, सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं? बताना है कि निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, दोनों या फिर में से कोई नहीं। जैसे कि ऊपर ही बता चुके हैं कि ये दोनों तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे, दोनों क्या हैं? भूगर्भिक तरंगे हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। और भी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया गया, देख लेते हैं जल्दी से। पी तरंगे और एस तरंगे दोनों भूगर्भिक तरंगे हैं जो पृथ्वी की अंदरूनी हिस्से से होकर गुजरती हैं। पी तरंगे से प्राथमिक तरंगे कहते हैं, पहले बता चुके हैं, जो सबसे तेज होती हैं और ठोस, तरल और गैस से गुजर सकती हैं। ये सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। ठीक है, जबकि एस तरंगे द्वितीय तरंगे होती हैं, धीमी होती हैं और केवल ठोस से गुजर सकती हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, सॉलिड मतलब सिर्फ ये ठोस से गुजर सकती हैं, जबकि जो प्राइमरी होती हैं ये तीनों से गुजर सकता है, ठोस, तरल और गैस से। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है और बनेगा आगे भी। ठीक है ना, जबकि पी तरंगे जिसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के अंदर से सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं और ठोस, तरल और गैस माध्यमों से गुजर सकती हैं। एस तरंगे द्वितीय तरंगे, ये पी तरंगों की तुलना में धीमी होती हैं और केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। आई थिंक रिपीट हो गया है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है। ये सवाल का जवाब पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 में था। ठीक है, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? वेरी गुड, अधिकेंद्र। धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहलाता है। यह वह बिंदु है जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के उद्गम केंद्र फोकस के ठीक ऊपर स्थित होता है, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस होती हैं और यहीं पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक भी होती है। ठीक है ना, भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ पे होगा? एपिसेंटर पर। ठीक, उद्गम केंद्र या केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर, या पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए सारा कुछ बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगला सवाल है, सबसे तीव्र गति वाले भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? ये भी आसान सा सवाल है, पहले बता चुके हैं। पी तरंगे, पी तरंगे सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती हैं, इसीलिए तो देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये गति कर जाता है ना, तो ये याद रखना है। इसकी जो स्पीड होता है वो 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, पी तरंगे की जो स्पीड होती है ना, गति, वो 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में ये 5 से 8 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, और ये तीनों में गति कर सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। जबकि जो सॉलिड है, सॉरी एस तरंगे जो होती हैं वो सॉलिड में, मतलब कि सिर्फ ठोस में ही ट्रैवल कर सकते हैं, गुजर सकती हैं। ठीक है, एक है एल तरंगे। एल तरंगे के बारे में क्या याद रखना है? तो ये सतही तरंगे होती हैं जो सबसे धीमी गति से चलती हैं लेकिन सबसे विनाशकारी भी होती हैं। क्या याद रखना है? एल तरंगे सबसे धीमी गति से चलती हैं लेकिन सबसे विनाशकारी होती हैं। ठीक है, कहाँ चलती हैं ये? लेयर कह सकते हैं, L4 लेयर कह सकते हैं, लेयर मतलब सतह कह सकते हैं, तो सतह पर चलेगी ये और सबसे धीमी गति से चलेगी, लेकिन सबसे विनाशकारी यही होता है। ठीक है ना, तबाही मचाने वाला ही है एल तरंगे।
ठीक, चलिए, तो वो तीनों तरंगों के बारे में डिस्कस कर लिए हम लोग। अब अगला है कि इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। इनमें से कौन सी तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, मतलब ठोस से चली और जाके तरल भाग में लुप्त हो गई, मतलब सिर्फ वो कहाँ चलेगी, ठोस में चलेगी। बताइए अब। बिल्कुल सही, एस तरंगे। क्या हो जाएगा, एस तरंगे। एस तरंगे ये तरल भागों में लुप्त हो जाती हैं। द्रव माध्यमों में कोई अपरूपण तनाव नहीं होता, जो कि इन तरंगों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। वहीं पी तरंगे बारे में पहले बता चुके हैं। प्राइमरी तरंगे हैं, ये ठोस द्रव दोनों माध्यम में गुजर सकती हैं। एल तरंगे सतह पर चलती हैं, जबकि तरल माध्यम से गुजरने की तुलना में यह सतह की परतों तक ही सीमित रहती हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है और डिटेल से आपसे अगर कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आप PDF डाउनलोड कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। ठीक है, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। तो वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी में सफलता हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने से निम्न में से कौन सी चट्टान बनती है। बताना है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने से निम्न में से कौन सी चट्टान बनती है। परतदार, रूपांतरित, अग्नि या ज्वालामुखी चट्टान। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, अग्नि चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने से अग्नि चट्टान बनती है। इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने से या जमने से होता है। ये चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा, बहिर्भेदी चट्टान और एक होता है अंतर्भेदी चट्टान। बहिर्भेदी चट्टान वो चट्टानें होती हैं जो सतह पर बनती हैं, ठीक है, और अंतर्भेदी चट्टान वो चट्टान होती हैं जो पृथ्वी के नीचे ही जम करके बन जाती हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती उसे क्या कहते हैं। भूकंप क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप रहित क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यह वह क्षेत्र है जहां भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक परतों से गुजरने पर अपवर्तन और परावर्तन के कारण पहुंच नहीं पाती हैं। ठीक है, भूकंपीय छाया क्षेत्र यह पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र है जहां भूकंप से उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों को भूकंपमापी या फिर सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, यही कहा जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। सवाल है, भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। चक्रवात, तूफान, प्रतिचक्रवात या फिर सुनामी। तो याद रखिएगा, भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, देख लेते हैं जल्दी से। भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। ये लहरें समुद्र के नीचे या उसके पास आने वाले बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। यह एक विनाशकारी समुद्री लहर है जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। चक्रवात क्या है, तो यह वायुमंडल में घूमता हुआ तूफान है जो तेज हवाओं के साथ आता है। वहीं तूफान क्या है, तो यह एक सामान्य शब्द है जो तेज हवा और बारिश वाली मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है। वहीं प्रतिचक्रवात क्या है, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हवाएं बाहर की ओर चलती हैं और मौसम आमतौर पर साफ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चक्रवात क्या है, तूफान क्या है, प्रतिचक्रवात क्या है, ठीक है, चक्रवात क्या है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर। ठीक है, औसत मोटाई की बात की गई है, तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर, अब देखेंगे तो सी विकल्प होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि महासागरीय जो भूपर्पटी है यह औसतन 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। ठीक है, और अक्सर ये 5 से 7 किलोमीटर की सीमा में होती हैं। ठीक है, तो महासागरीय जो भूपर्पटी है ना, ये लगभग 5 से 7 होता है, लेकिन आप 5 किलोमीटर आप मान के चल सकते हैं, लेकिन इतना क्लोजेस्ट विकल्प हमें नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सी विकल्प नियरेस्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये डेटा यहाँ से याद रखना है कि भूपर्पटी औसतन 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती हैं और अक्सर यह 5 से 7 किलोमीटर की सीमा में रहती हैं। ठीक है, वहीं बात करें महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में, तो यह बहुत मोटी होती हैं जो 10 से 70 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती हैं।
ठीक है, तो ये दोनों डेटा आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे को क्या कहते हैं? सवाल है, ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रेटर, काल्डेरा, शंकु या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका काल्डेरा। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे को काल्डेरा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है ये काल्डेरा। ठीक है, चारों तरफ से ये उठा हुआ भाग रहेगा, नीचे खाई जैसा रहता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है काल्डेरा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे को काल्डेरा कहते हैं। यह तब बनता है जब एक बड़े विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का मैग्मा कक्षा खाली हो जाता है ना, ये जो कक्षा है ना ये खाली हो जाता है इस तरीके से, और ज्वालामुखी का शीर्ष अंदर की ओर धंस जाता है। देखिए धंसा हुआ है ना, शीर्ष अंदर धंसा हुआ है। यह एक बड़ा कटोरे के आकार का गड्ढा जो ज्वालामुखी के बड़े पैमाने पर ढहने से बनता है। आप देख सकते हैं कटोरे का आकार का भी गड्ढा टाइप का भी है, तो बिल्कुल ये क्या है, ये काल्डेरा ही है। ठीक है ना। क्रेटर क्या है, एक छोटा फलन के आकार का गड्ढा जो आमतौर पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर होता है और विस्फोट से बनता है। ठीक है, तो क्रेटर आप लोग देखे होंगे कई बार, क्लास 8 का बुक में भी दिया हुआ है वो। और शंकु क्या है, तो वह पहाड़नुमा संरचना जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है, ना कि उसके अंदर का गड्ढा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, फिर से आ गया है 20 नंबर। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में भाग में पाई जाती है? सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है? मेटल, भूपर्पटी, क्रोड या दुर्बलता मंडल? आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा आपका भूपर्पटी। विकल्प नंबर बी सही होगा, है ना। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी और भी यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपरी परत, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला भूपर्पटी है जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक मोटी हो सकती हैं। इसी नीचे देख सकते हैं ये दुर्बलता मंडल है ना। और यहाँ से लेकर के ये मेटल है, जबकि यहाँ से लेकर के ये आपका क्या क्रोड है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि क्रोड का 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड जो है ना द्रवावस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है ये ठोस अवस्था में है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्रोड जो है ना ये 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी और चीज़ें हैं यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि दुर्बलता मंडल क्या है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यह मेटल का एक ऊपरी और कमजोर और आंशिक रूप से पिघला हुआ हिस्सा है। दुर्बलता मंडल जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी मेटल का हिस्सा है, जो लगभग 100 से 700 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और स्थल मंडल लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे स्थित है? स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये है आपका एस्थेनोस्फीयर, ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है ये। ठीक है, जबकि मेटल क्या है, तो यह भूपर्पटी के ठीक नीचे स्थित होता है ना। ये अरे मेटल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, जो कि किसी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा को स्रोत निम्न में से कौन सा है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा का स्रोत क्या है, कौन सा है? दुर्बलता मंडल, ठीक है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, या फिर भूपर्पटी क्रस्ट, या फिर निचला मेटल, या फिर बाह्य क्रोड? सही आंसर हो जाएगा इसका एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, दुर्बलता मंडल। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा का स्रोत एस्थेनोस्फीयर है या फिर दुर्बलता मंडल है। यह पृथ्वी के ऊपरी मेटल में स्थित एक अर्ध पिघली हुई चट्टाने की परत है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए मैग्मा, जिसे लावा का प्राथमिक स्रोत कह सकते हैं, यह वह क्षेत्र जहाँ से पिघली हुई चट्टानें, जिसे मैग्मा कहते हैं, ऊपर उठती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेटल का विस्तार कितनी गहराई तक है? मेटल का विस्तार कितनी गहराई तक है? 400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर, या फिर 6370 किलोमीटर? तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना है, यहाँ भी देख सकते हैं, है ना, ये 2900 किलोमीटर है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मोह अशांतत्य किन 2 परतों की सीमा को कहते हैं? मोह अशांतत्य किन 2 परतों की सीमा को कहते हैं? भूपर्पटी और मेटल, मेटल और क्रोड, या फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसको इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। देखिए, मोह असंबद्धता जिसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, है ना।
तो ये देखेंगे जो मोह है ना, ये क्रस्ट और मेटल के बीच की जो भाग है जो अलग करता है, ये कह सकते हैं कि भूपर्पटी और मेटल को अलग जो कौन करता है, तो मोह असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वहीं बात करें गुटेनबर्ग का, तो गुटेनबर्ग किन दोनों को अलग करता है, तो ये मेटल और क्रोड को अलग करता है। ठीक है, इसके बीच में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं आप देखेंगे कोनराड के बारे में पूछा जाता है, रेप्टी और लेहमैन के बारे में पूछा जाता है। तो जब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो डिवाइड करता है ना, उसे ही कोनराड कहते हैं। जबकि मेटल को देखेंगे, यहाँ पर ये मेटल है, मेटल को दो भागों में ऊपरी मेटल और नीचे मेटल को विभाजित कौन कर रहा है, रेप्टी। जबकि क्रोड को ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड में बांट सकते हैं इसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या था कि मोह असंतति किन दो पर्दों के बीच सीमा को कहते हैं। तो मोह को देखिए कहाँ पर है, ये वाला मोह है, यानी क्रस्ट और मेटल हो जाएगा इसका सही आंसर। विकल्प नंबर आप देखें तो सही कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, भूपर्पटी और मेटल। एक सवाल और है, देखिए यहाँ पे गुटेनबर्ग असंतति किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो ये है गुटेनबर्ग, तो ये हो जाएगा आपका मेटल और क्रूड, ये होगा ना। तो मेटल और क्रूड कहाँ पे है, देखिए विकल्प नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों सवाल को हम यहीं पे ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल कितने हो जाएंगे, बन सकते हैं 1 2 3 4 5 सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्रूड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। क्रूड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, तो याद रखना है पहला तो एक है आपका क्रूड, ठीक है, एक है आपका मेटल और एक याद रखिएगा आपका भूपर्पटी या क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना क्या है, क्रोड जो बना हुआ है निफे से बना हुआ है, निफे से। निफे मतलब Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरस, फेरस मतलब आयरन। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वही मेटल जो है किससे मिलकर बना हुआ है, तो याद रखना है ये सीमा से बना हुआ है, सीमा से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीमा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, Si फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम। जबकि भूपर्पटी अब देखेंगे तो भूपर्पटी बना हुआ है सियाल से, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीनों आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। निफे, सीमा, सियाल। क्रोड निफे से मिलकर बना हुआ है, मेटल सीमा से मिलकर बना हुआ है, भूपर्पटी सियाल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, तो ये हो जाएगा आंतरिक क्रोड, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका है सबसे आंतरिक क्रोड, है ना, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है बाह्य क्रोड, और ये वाला आपका है मेटल, और ये ऊपर जो परत दिख रहा होगा ये जो पूरा बाहर का जो परत है वो क्या कहलाता है, भूपर्पटी क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से हम पहले बता चुके हैं कि आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये तरल अवस्था में है, जबकि ये ठोस अवस्था में है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाता है। भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं, लावा कहते हैं, राख कहते हैं, या फिर मैग्मा कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मैग्मा। ठीक है, भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यही जब पृथ्वी की सतह पर आता है ना, तो इसे लावा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, और यही जब पिघल करके पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैग्मा, और यही पिघल करके जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो इसे लावा कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन अंतर्भेदी आकृतियाँ हैं। विकल्प में है बैतोलिथ, सिल्क, डाइक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प, इनमें से सभी। ठीक है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बैतोलिथ, सिल्क, डाइक ये सभी अंतर्भेदी आकृतियाँ हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर बनने वाली संरचना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए ये है डाइक है, सील है, बैतोलिथ है, ये सब देख रहे हैं कहाँ बना हुआ है, ये पृथ्वी के अंदर ही आकृति बनी हुई सभी, है ना। तो ये सभी क्या है, अंतर्भेदी आकृतियाँ ही हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक चर्चा नहीं किए थे सील के बारे में। देखिए सील क्या है, कहते हैं यह मैग्मा की एक क्षैतिज चादर होती है। देखिए
क्षैतिज मतलब ये वाला, देखिए ये क्षैतिज है ना, ये क्षैतिज सीधा, ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज। तो ये क्षैतिज देख सकते हैं, ये वाला जो सील दिख रहा है ये क्षैतिज होता है, एक तरह से परत होता है ना, जो चट्टानों की परतों के समानांतर ठंडी और जम जाती है। तो देखिए ये जो परत है देख सकते हैं आप, चट्टान की जो परत है उसी के समानांतर ये जम गई हैं, इसे क्या कहा जाता है, सील कहा जाता है। जबकि दीवारों का आकृति जैसा होता है ये डाइक वाला, आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, डाइक है ये, है ना। तो ये सब चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सील नहीं किए थे, तो सील देख सकते हैं यहाँ पे, एक ये परतों के समानांतर ही होती हैं, चट्टानों के समानांतर ही एक परत होती है जिसे सील कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न भूकंपीय तरंगों में सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंग का है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एस तरंगे इसका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी सही होगा। एस तरंगे जिसे द्वितीय तरंगे भी कहते हैं, जो कि सिर्फ ठोस में चलती हैं, है ना। ये जो तरंगे होती हैं पृथ्वी के तल बाहरी कोर से होकर नहीं गुजर सकती, जिससे पृथ्वी के 104 डिग्री से परे एक बड़ा और लगभग पूर्ण छाया क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह पृथ्वी के औसत घनत्व के सबसे करीब है, जो लगभग 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये डेटा जरूर याद रखिएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।